अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ मैं हूं ईद मोहम्मद। तो नाजरीन, हम अपने प्रोग्राम में बात करते हैं मुल्क में होने वाली डेवलपमेंट के हवाले से और अहम स्टोरीज के हवाले से हम बात करते हैं। तो नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सबसे अहम स्टोरी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ख्वाजा बरादरान के हवाले से पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से जमानत का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। उसमें नैब की कारकर्दगी के हवाले से और नैब की गैर जानिबदारी के हवाले से उसमें सवालात उठा दिए गए हैं। और उसके अलावा उस फैसले में जिक्र किया गया कि यूरोपीय कमीशन ने भी कहा था कि ये नैब गैर जानिबदारी का मुजाहरा करता है। इस हवाले से सवालात उठा दिए गए। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा तारिक गिल साहब से हम बात करेंगे, तफसीली गुफ्तगू करेंगे और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ लेंगे क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा भी वो नैब की जद में है। इस फैसले से इनके केसेस पर क्या असर पड़ेगा, इस पर हम बात करेंगे। इस पर हम इनसे बात करेंगे शेख मकबूल साहब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा। और इसके और आखिर में हम बात करेंगे बराबरी पार्टी पाकिस्तान के चेयरमैन जवाद अहमद साहब से हम बात करेंगे, उनकी पार्टी के मंशूर के हवाले से बात करेंगे और खासतौर पर इस फैसले के हवाले से भी हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, यहाँ पर हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। इरशादे बारी ताला, बेशक अल्लाह तुम्हें अदल, एहसान और कराबतदारों को अता करने का हुक्म देता है और फहाशी, नापसंदीदा कामों और बगावत से मना करता है। अल्लाह इस तरह तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम नसीहत पा सको। वेलकम बैक नाज़रीन। सबसे पहले हम बात करते हैं ख्वाजा बरादरान की पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस में ज़मानत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया गया है और तफसीली फ़ैसले में नैब की गैर जानिबदारी पर सवालात उठा दिए गए हैं। तो इसी पर हम बात करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा तारिक गिल साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे हम बात करते हैं। जी तारिक गिल साहब, बताइएगा, नैब की गैर जानिबदारी पर सुप्रीम कोर्ट ने सवालात उठा दिए हैं। देखें जी, हमारी पार्टी का ये हमेशा वसीला रहा है और हम ये चाहते हैं कि हमारी पार्टी जो ना पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट हो या कोई लोअर अदालत हो, हम अदलिया का एहतराम करते हैं। अदलिया की इज्जत और एहतराम में हम खड़े रहते हैं। हमें अदलिया कहती है कि आप अदालत में आ जाए, हम चले जाते हैं। वो कहते हैं हम चले जाए, हम चले जाते हैं। अदलिया कहती है कि आपको हम ये सजा देते हैं, हम कहते हैं जी ओके, हम कबूल करते हैं। अदलिया हमें पाँच माह रखे हैं जेल के अंदर, 10 माह रखे, 20 माह रखे। तो ये इसमें हमारा काम ये है कि हम अदलिया के एहतराम में खड़े रहें और अदलिया की इज्जत करना, अदलिया का एहतराम करना, ये हर लीडर का और हर पाकिस्तानी बाशऊर इंसान का फर्ज में शामिल है। चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, अदलिया एक बहुत ही अजीम इदारा है। इस अदारे को भी हम अगर बदनाम करें तो फिर कुछ नहीं होता। ये ख्वाजा बरादरान ने जब अदलिया के एहतराम में इतनी ज्यादा सजा जो है ना जेल के अंदर काटी है, तो इसके जो जिन लोगों ने बेगुनाहों को जिन लोगों ने बेगुनाहों को जेल के अंदर सुलाखों के अंदर बंद करके रखा, उनको दुनिया से दूर रखा, बीवी बच्चों से दूर रखा, पार्टी से दूर रखा,
उनकी एक्टिविटीज से दूर रखा, उनकी जिंदगी जो एंजॉय करने के लिए अल्लाह ताला ने किया है, जिसको बड़े अच्छे तरीके से वो एंजॉय कर रहे थे और अपने लोगों की प्रॉब्लम्स को हल कर रहे थे। लोगों से उनको दूर रखा गया, हल्का बाप से दूर रखा गया। लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इंसान एमपी और एमएनए बनता है। तो जब ये एमएनए हो, एमपी हो, जो लोग इलेक्ट करते हैं अपना वोट देकर, जब हम लोगों से दूर हो जाते हैं तो लोगों की प्रॉब्लम जो है ना वो बढ़ती है। तो जिन लोगों ने, चाहे वो नैब हो, चाहे वो हुकूमत वक्त हो, जो लोग पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज को जो कोई गलत काम भी नहीं करते, जिनका कोई गुनाह भी नहीं होता, जिनका कोई जुर्म भी नहीं होता, बगैर जुर्म के इल्जाम लगा के उसको अंदर लॉकअप कर दिया जाता है। तो ये मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी ये यानी बेवकूफ़ी भी हो सकती है, और ये भी कह सकता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है। इस ज्यादती का अदाला जो ना ये हम खुदा से मांगेंगे। अब हमारे मियाँ साहबान हैं, उनके लिए देखने कितनी बड़ी मुसीबतें इन लोगों ने ढाई रखी हैं। अब मियाँ हमजा शहबाज साहब को आज तक यानी कि उनके ऊपर कोई इल्जाम भी नहीं साबित कर सके कि उन्होंने ये उनके ऊपर इल्जाम है। जी हम ये करेंगे, इंक्वायरी कर रहे हैं, इंक्वायरी करते करते आज 2 साल करीब हम जा रहे हैं। तो खुदा के लिए इन लोगों को खुदा अक्ल दे दे तो अच्छी बात है, लेकिन हम अदलिया के एहतराम में हमेशा खड़े भी रहे हैं और खड़े रहेंगे। हमारे क़यादत जो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, मियाँ हमजा साहब या मरियम नवाज, ये हमें ऑर्डर करते हैं, हमें ये बात समझाते हैं। इनकी इस बात से हम बहुत खुश हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का हर इदारा जो है उसकी इज्जत करना पार्टी के कारकुन की जिम्मेदारी है। तो आप यकीन करें कि अब असेंबली के अंदर भी हम जब जाते हैं तो जिस तरीके से ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोल रहे हैं हुकूमत वक्त के नुमाइंदे, चाहे वो कारकुनान हैं, चाहे वो एमपीएज हैं, चाहे वो एमएनएज हैं, चाहे वो किसी भी ओहदे पर हैं, वो पार्टी के रहनुमा भी हैं। तो पीटीआई का ये वसीला बन चुका है कि उन्होंने झूठ ही बोलना है। मोटन के बादशाह हैं, इन्होंने झूठ के ऊपर अपनी बुनियाद रखी हुई है। ये तरीके इंसाफ नहीं है, बल्कि ये तरीके झूठ है। तो ये झूठ के जो पलंदे इन्होंने रखे हुए हैं, इस पलंदों को ये खत्म करना होगा। अब वक्त नजदीक है, लोगों की आहो नाला को खुदा ने सुन लिया है और रब्बुल आलमीन ने इन लोगों की बात को, इन लोगों की मुरादों को, इन लोगों की दुआओं को सुन लिया है। और अब ये इनको मुंह की खानी पड़ेगी। जब हम हेल्थ की डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो तब भी हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तारिक गिल साहब, यहाँ पर आप मुझे ये बताइएगा, इसके बाद, इस फैसले के बाद क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पैरागन हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से नैब के खिलाफ पिटीशन दायर करेगी या क्या करेगी? वो देखिए, ये क़यादत का यानी कि अभी हमारी पार्टी एक छोटी पार्टी नहीं है। इस पीएमएलएन का जो काम है, पीएलएन की जो पार्टी है, ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके मुल्क पाकिस्तान के जिस पार्टी के सरबराह 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो ये छोटी पार्टी नहीं है, ये बड़ी पार्टी है। इस पार्टी के अंदर कुछ कवानीन हैं, कुछ असूल ज़वाबत हैं, उसके ऊपर हमारी क़यादत बैठेगी और हमारी पार्टी की क़यादत की जो सलाह मशवरा होगा, उनकी जो कमेटी बैठ के जो बात करेगी, हम उस पर अमल करेंगे। हमें पार्टी कहेगी कि हम आपने ये काम करना था, हमने करने के लिए तैयार हैं। अगर पार्टी की क़यादत ने ये मुनासिब समझा कि हम इस नैब के खिलाफ जाएंगे तो फिर जरूर जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। फिर हमें माफ नहीं करेंगे। कोई भी इदारा जो हमारे साथ ज्यादती करेगा, हमारा राइट बनता है, कानूनी राइट बनता है, हम जाएंगे भी, ठीक है। तो लेकिन पार्टी की क़यादत की सलाह मशवरे और इनकी मीटिंग के बगैर नहीं हो सकता। तारिक साहब, नैब की कारकर्दगी के हवाले से, गैर जानिबदारी के हवाले से ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि यूरोपीय कमीशन ने भी इसकी गैर जानिबदारी पर सवालात उठा दिए थे। देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ कि नैब की जो किरदार है, जो इनका काम है, जो ये काम कर रहे हैं या इनकी जानिबदारी जो नजर आ रही है, कि आप देखें कि पाकिस्तान का बच्चा जो है ना, वो नैब के तमाम इश्यूज पर ये परेशान है कि ये काम क्या करते हैं। एक पार्टी का इंसाफ हो रहा है, एक पार्टी के बारे में ये बात कर रहे हैं। तरीके इंसाफ का बंदा जो है ना, जब उसके ऊपर कोई बात आती है तो उसको बाहर इंग्लैंड भेज दिया जाता है। हमारी क़यादत के ऊपर बात आती है तो कहते हैं जिन्होंने इंग्लैंड में एक फ्लैट खरीद लिया, तो जो महल की शक्ल में जहांगीर तरीन साहब ने वहाँ पे इंग्लैंड में ये बात की हुई है, और इतना बड़ा बंगला जो कि मलका का या बादशाह का भी नहीं होता, तो ये वो बंगले के ऊपर जब जाके रहाइश रखी है तो उसका कौन जिम्मेदार है? इन लोगों को अपने यानी कि इनकी आंखें क्या धुंधला चुकी हैं, इनकी आंखों का जो चश्मा है वो नीचे गिर गया है।
अब जंगीर तरीन को इन्होंने वापस कर बुलाने की कोशिश भी नहीं कर रहे। और वो उन्होंने जब चीनी के नाम पे जो खरबों रुपए कमाए हैं और वो खरबों रुपए एक कोने पे लगा के अपने घर को भर के अब वो पीछे बाहर चले गए। अब इनकी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि जंगीर तरीन ने पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। और अब जो उनको कहता है वो जंगीर तरीन उनको कहता है कि अपनी जबान बंद करो और मैं तुझे जानता हूँ कि तुम तेरी औकात क्या है, मैं तुझे डंडे मारूंगा। ये इनकी बदतमीजी हमारे साथ तो करते थे, आपस में भी करनी शुरू हो गया। अब ये देखे ना, जब किसी इंसान के ऊपर सवाल आता है ना तो खुदा उसको सजा नहीं देता, बस उसकी मत मारता है। इनकी मत मार चुकी है। अब इनकी किसी भी मिनिस्टर को देख रहे, कभी किसी मिनिस्टर को चेंज कर रहे हैं, कभी किसी को कर रहे हैं, लेकिन वो कठपुतली जो वजीर आजम है, तारिक साहब, कठपुतली जो वजीर आला है, उसको कुछ नहीं कह रहे। अच्छा तारिक साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अब एक पेज पर हैं। होने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं में होने वाली मुलाकात के हवाले से ये फैसला किया गया है कि ईद उल ज़ुहा के बाद APC बुलाई जाए, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। आप क्या समझते हैं कि इससे किस हद तक हुकूमत पर प्रेशर डल सकेगा? देखिए जी, ये हमारी पार्टी का हमेशा पॉजिटिव रोल रहा है। वो पाकिस्तान की फलाह के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमेशा कोशिश रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया हुआ है। भूख अफलास और नंग ने अपना जन्म ले लिया है और हर शख्स अपना जीने से मरना पसंद करता है। वो कहता है मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जहाँ पे मेरी बीवी और मेरे बच्चे भूखे मर रहे हों, जहाँ पे मेरी बीवी के तन पे कपड़ा ना हो, मेरे बच्चों के तन पे कपड़ा ना हो। मेरी बीवी और मेरे बच्चे जो, जब मैं घर से बाहर हूँ और बाहर से घर की तरफ जाता हूँ तो घर जाकर मुझे जब अपनी बीवी और बच्चे नजर आते हैं तो मैं ऐसी जिंदगी से तंग हूँ। जब मुझे वो रो के मिलते हैं तो पापा मुझे भूख लगी है, तो बीवी कहती है कि मेरे बच्चों के लिए कुछ लाओ। जब मजदूर घर पे जाता तो उसको मजदूरी से हटा दिया गया, लॉकडाउन की शक्ल अख्तियार करके। कहाँ पे कोरोना है कोई समझ नहीं लग रही। ये डॉक्टर का ये भी खाना खराब कर रहे हैं, टीचर्स का ये खाना खराब कर रहे हैं। अच्छा गिल साहब, आपने डॉक्टर्स का यहाँ पर आपने जिक्र किया, कोरोना वायरस का आपने जिक्र किया, तो पंजाब असम्बली का सेशन इजलास इस वक्त जारी है। तो पंजाब असम्बली इजलास में दो अहम इश्यूज़ हैं जिन पर अभी हालिया इजलास में बात हुई थी। उसमें सेहत का शोबा है और तालीम का शोबा है। लेकिन सेहत की अगर बात की जाए, डॉक्टर यास्मीन राशिद तो कहती हैं कि वो हमारी कारकर्दगी 100% है और उन्होंने कोरोना वायरस पर 90% काबू पा लिया है। देखिए मैं आपको बता दूं, 90% क्या इन्होंने काबू पा लिया है। तो ये वो डॉक्टर यास्मीन हमारी बहन है, वो सिर्फ अपने ऊपर उन्होंने जो कोरोना का वो मास्क पहना हुआ ना, वो समझिए मेरे मास्क पहनने से कोरोना खत्म हो गया। मास्क पहनने से कोरोना खत्म नहीं होता, बल्कि ये इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। ये इसको अपने कोरोना की, जब जो लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते उनको कोरोना उनकी नजर में खत्म ही खत्म है। जो वर्कर लोग हैं, जब कोरोना तो उनको होता है जो पब्लिक में जाते हैं, तो जो गरीब लोग हैं जब वो मजदूरी करने जाएगा तो उसको कोरोना का फिक्र है। इनको क्या कोरोना का फिक्र है? जो लैंड क्रूजर सुतरना है और उसके बाद फिर लैंड क्रूजर में बैठ जाना है, घर में जाना, तो फिर भी उन्होंने आगे से जो मुलाजमीन उनको भी कहना शायद हो जाए जी मैं आ रही हूँ, मैं डॉक्टर यास्मीन हूँ। तो ये चीजें करने से कोरोना नहीं खत्म होगा। कोरोना से जो है ना, वो उसके लिए कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी, कोई तरीका बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तो तब जाके कोरोना खत्म होगा। ये कोरोना की बात जो है ना करना, इनको शर्म आनी चाहिए कि जब ये हम अपनी बात करते नहीं है। हमने कहा मियां शहबाज साहब ने इनको कुछ पॉलिसीज दी, तो इन्होंने कहा कि अगर ये हमने पॉलिसीज अख्तियार कर ली तो लोग जो है ना वो कोरोना से बच जाएंगे और मियां शहबाज शरीफ का नाम होगा। हमने कहा बाबा हम की मियां शहबाज शरीफ अपना नाम नहीं बनाना चाहते, मियां शहबाज शरीफ कौम की खिदमत करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मेरे नाम को पीछे कर दो, मेरी कोई तस्वीर ना दे, मुझे कोई मेरा बयान ना दे, मुझे सिर्फ ये बता दे कि कोरोना मैं आपको सलाह देता हूँ कि ये पॉलिसी अख्तियार करें। तो पॉलिसी उन्होंने अख्तियार नहीं करनी। वो अस्पतालों में जो हाल है ना, ये तो कोई तरीका नहीं है कि एक अस्पताल में जाता है कि बंदा कि मुझे दमे की तकलीफ है, मुझे प्रॉब्लम है टीबी का, तो उसको जाके कोरोना की वार्ड में डाल दिया और अपने हिंसे पूरे कर रहे हैं। मैं कहता हूँ वो शर्म आनी चाहिए। हम लोगों की इज्जतों का तो सौदा करते करते आज हम लोगों की जिंदगियों का भी सौदा करना शुरू कर दिया और अब जिंदगियां इस तरीके से खत्म हो रही हैं, इस तरीके से खत्म हो रही हैं। लेकिन इनको अपनी वो हिंसों की पता है कि हमने इनसे अपने पूरे कैसे करने हैं। इसलिए मेरे भाईजान, मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसी चैनल के वसीला से हुकूमत वक्त तक ये बात पहुंचाए कि ये जिंदगियों से खेलने वाले मौत के करीब जा रहे हैं। खुदा ताला की जात कभी इनको माफ नहीं करेगी। जो लोग इंसान की जिंदगी से खेलता है, खुदा उसको कभी माफ नहीं करता। इंसानी जान का ज़िया, एक जान का ज़िया जो ना पूरी इंसानियत का ज़िया है।
ये कुरान पाक में भी है, ये बाइबल मुकद्दस में भी है, ये दूसरी भी जो इलाही कुतुब है ना, उनके अंदर ये बात है कि जो एक इंसान का कत्ल करता है वो सारी इंसानियत का कत्ल करता है। इसलिए मेरे भाई मैं आपसे ये कहता हूँ कि इस हुकूमत वक्त को ये कहें कि आगोश के नाखुन लो। ये आप लोगों का उस वक्त का हाल देखिए जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो लोग खुशहाल थे, लोग कारोबार कर रहे थे, लोगों की जिंदगियां बहुत खुशहाल थी। आज लाहौर जो है ना, जो खूबसूरत शहर था, मैं जब रात को निकलता हूँ, अब ये कहते हैं लोड शेडिंग की, इनको क्या जरूरत है लोड शेडिंग की। जी गिल साहब, तारिक गिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, तारिक गिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। तो नाज़रीन ये थे तारिक गिल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा, हमसे महवे गुफ्तगू थे। इनका कहना यह था कि जो फैसला आया है ख्वाजा बरादरान के हवाले से, उनकी ज़मानत के हवाले से, उसमें गैर जानिबदारी का जिक्र किया गया नैब की जानिब से। नैब को गैर जानिबदारी का जो मुजाहरा किया गया उस पर बहुत से सवालात उठा दिए गए, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बल्कि यूरोपीय कमीशन की जानिब से भी नैब की गैर जानिबदारी पर सवाल उठा दिए गए थे। उनका मजीद कहना यह था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं को नैब पकड़ती है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बरसर इक़्तिदार हैं कि उनके लिए कोई भी कानून, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। तो आखिर उन्होंने जिक्र किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेहत के हवाले से, कारकर्दगी के हवाले से, कि ये इंसानी ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं, तो इनको होश के नाखून लेने चाहिए। ये उनका मुतालबा था हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत पंजाब से। नाज़रीन तो यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद हम इसी तरह अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखें। आप हमारे साथ रहिए। Wash your hands with soap. Use a tissue for cough. Use hand sanitizer gel. Maintain social distancing. Stay apart. Avoid touching your face. Stay safe, stay healthy and stay home. इरशादे बारी ताला, अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम ही है। अहले किताब ने अगर इससे पहले इख्तिलाफ किया तो इल्म आने के बाद किया, आपस की दुश्मनी की वजह से। और जो भी अल्लाह की आयात का इनकार करता है, जान ले अल्लाह हिसाब लेने में देर नहीं करता। खुशियों का दौर दौरा है स्टार एशिया न्यूज पे। जैजी 10 न्यू ईयर स्पेशल है। जस्ट 2 घंटों की दूरी पे 2018 जब नॉक नॉक करने वाला है। 17 जा रहा है, 18 आने वाला है। वे सजना वे आके मिल जा, लब दे नैना आके मिल जा, सारी सारी रात सोच सोच रोते रहने। शोबिस का साल कैसा रहा? काफी मूवीज रिलीज हुई हैं और काफी अच्छी रिलीज हुई हैं। हाँ, पंजाब नहीं जाऊंगी। हाँ। मेरा 24/7 लक हिलना हिलना हिलना। अहमद आप बताइए ये साल कैसा रहा? दोनों चीजें चलती हैं लाइफ में। जब तक कोई मुश्किल ना आए तो तब तक समझ नहीं आती कि अच्छे की तरफ जाना कैसे है। देखिए प्रोग्राम न्यू ईयर स्पेशल जैसी एट 10:10 पर सिर्फ स्टार एशिया न्यूज पर। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो इस वक्त हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, अवाम दोस्त, अवामी लीडर शेख मकबूल साहब ने हमें ज्वाइन किया। उनसे हम बात करते हैं
शेख मकबूल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं ख्वाजा बरादरान के ज़मानत के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तफसीली फैसला जारी किया गया, उसमें बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उसमें जिक्र किया गया है कि नैब, उस पर नैब की कारकर्दगी के हवाले से गैर जानिबदारी पर बहुत से सवालात उठा दिए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया भाई, ये तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, हर चीज खुल के सामने आ गई है कि नैब को सिर्फ और सिर्फ लोगों की वफादारियां तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों की इज्जतें, लोगों की पगड़ियां उछालने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसके अलावा लोगों के बाजू मरोड़ने के लिए नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये शुरू से उन्होंने अपने मकबूल बाकर साहब ने अपने फैसले में रखा है कि ये नैब जो है ये शुरू से मुताजा थी और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात थे, इससे लोग परेशान थे कि लकीर के कुछ तरफ जो लोग हैं वो फरिश्ते हैं, लकीर के इस तरफ आ जाए तो उनको जेल में भी जाना पड़ेगा, उनको अपनी वफादारियां भी तब्दील करनी पड़ेगी, उनके साथ ज्यादतियां भी होंगी। ये पूरा म्यार खुलकर सामने आया है और आज मैं सुप्रीम कोर्ट को सल्यूट करता हूं कि उन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत, इतना बड़ा फैसला देके पाकिस्तान की जमहूरियत को बचा लिया। और इस तरह के फैसले तारीखी फैसले होते हैं, बहुत कम फैसले आते हैं, लेकिन अब इस फैसला आने के बाद पाकिस्तान की अवाम जान चुकी है, एक रेडी वाले से लेके एक सियासतदान तक, एक मजदूर से लेके एक सरमाएदार तक, सब जान चुके हैं कि नैब एक ड्रामा है, नैब एक पूरा म्यार रखती है, नैब एक ऐसा अदारा बना दिया है जो इंतकाम लेता है, और इस तरह के इंतकाम लेने वाले जमहूरियत में नहीं होते। या तो जमहूरियत का नाम खत्म कर दें या इस तरह इंतकाम लेना शुरू कर दें। ये आमरीत का काम होता है और ये आमरों का काम होता है जो ये नैब से काम ले रहे हैं। तो ये इंशाअल्लाह ताला अब दिन दूर नहीं, जब इस इमरान खान के दिन गिने जा चुके हैं, इस फैसले ने इमरान खान की नैब की कमर तोड़ दी है। और इंशाअल्लाह हम तो शुरू से कहते हैं कि जमहूरियत हर बंदे को जीने का हक होना चाहिए। आपको पता होगा कि यही मुस्लिम लीग के 35 साल हमने जमहूरियत की खातिर जुल्मों से सितम सहे। ये नैब के केस जरदारी साहब पे, सबके ऊपर उस वक्त के बीबी के ऊपर उस वक्त के बने हुए, लेकिन हम जमहूरियत की खातिर शुरू से ये नैब का कानून जिसने हमने बनाया, जिसने भी बनाया, ये दूरा म्यार रखता रहा, इसको इस्तेमाल किया गया। तो आज फिर एक बार कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को सल्यूट करता हूं जिन्होंने ये फैसला देके इस बीमारी से इस मुल्क और कौम की जान छुड़ा। शेख साहब, यहाँ पर नैब में आसिफ जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं के केसेस भी नैब के पास हैं। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर साहब और दीगर रहनुमाओं के केसेस नैब के पास हैं। इस फैसले से क्या समझते हैं कि किस हद तक इसको फायदा होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस फैसले से? देखिए मेरी बात सुने, फायदे हम एक पार्टी के फायदे की बात नहीं है, ये फायदा पूरे मुल्क और कौम का फायदा है। इससे अदारे से जान छुड़ाने के लिए वो दिन आ चुका है। दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं कि जरदारी साहब के जितने केसेस हुए, सैफुर रहमान साहब तशरीफ लाए हुए थे, उनके वक्त के बने हुए 11.5 साल एक बंदा अपनी जिंदगी के जेल में काटता है और साबित कुछ भी नहीं होता, हासिल कुछ भी नहीं होता। तो इस तरह के केसेस जो बनते हैं वो सियासी केस, वो दूसरी पार्टियों के लोगों से इंतकाम लेने के लिए बनते हैं। तो अल्लाह करे कि ये सिलसिला बंद हो, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, कभी भी किसी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाना चाहिए। अच्छा शेख साहब, पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में भी तो केसेस रहे हैं, जिस दौरान हुकूमत रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2008 से 2013 के दरमियान। बिल्कुल रहे, लेकिन आप साबित करें कि कौन से केस थे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लोगों के खिलाफ बनाए। आप मुझे ये बताएं, जितने केसेस बने हमारे नैब को इस्तेमाल किया गया, हमने तो किसी के खिलाफ तो केस नहीं बना। आप मुझे वीरेंद्र राजा अशरफ के खिलाफ केस हुआ, वो भी बरी हुए, यूसुफ रजा गिलानी के पास हुआ, वो भी बरी हुए, जरदारी के पास हुआ, वो भी बरी हुए। जब झूठे मुकदमे बनेंगे, कोई जैसे इन्होंने साहब यहाँ पर ना सिर्फ अब आप सियासी जमातों की हम बात करते हैं, सियासी जमातों के रहनुमा नैब की जद में है, लेकिन जो मीडिया है, रियासत का चौथा सतून, वो भी नैब की जद में है। जंग जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान भी कई माह से इस वक्त वो नैब की जद में के 34 साल पुराने केस को दोबारा नैब की जानिब से खोल दिया गया है। देखिए, जो
जो फार्मूला सियासतदानों के ऊपर इस्तेमाल किया गया, इसी हुकूमत ने वही फार्मूला मीडिया के ऊपर इस्तेमाल किया है। सियासतदानों का तो फार्मूला ये है कि एक दूसरे को एक के साथ नहीं चलने देते। उसकी एग्जांपल मैं आप देता हूँ कि अब ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है तो उसमें लोग बयान दे रहे हैं जी, कभी शहबाज शरीफ साहब निकल जाते हैं तो कभी बिलावल साहब निकल जाते हैं। ये वो कुव्वतें हैं जो एक दूसरे को इकट्ठा नहीं रहने देती। अगर आपका भी मीडिया का इत्तेहाद होता तो आज शकील रहमान साहब इतनी देर जेल में सलाखों के पीछे ना होते। आप लोगों का भी इत्तेहाद नहीं है, लेकिन जितनी भी सहाफती तंजीमें वो भी सरापा एहतजाज है। शकील रहमान साहब की एहतजाज नहीं है। आप देखें कितने चैनलों ने एहतजाज किया है, कितने सहाफियों ने एहतजाज किया है। आपका बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अब प्रेस क्लब है, प्रेस क्लब में कितने लोग हैं जो मीर शकील रहमान साहब के हक में लोग बोल रहे हैं। सब ने चुप का ताला लगाया हुआ है। अगर आता है तो सिर्फ जियो के ऊपर कोई न्यूज या कोई बात आ जाती है, वरना किसी और चैनल के ऊपर इस तरह की किसी किस्म का कोई प्रोग्राम नहीं होता। तो इसमें आप लोगों की भी खामियां हैं, सियासतदानों की खामियां हैं, तो इस तरह के मामले तो फिर होंगे। बिल्कुल। शेख साहब ये बताइएगा, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक मरतबा फिर एक पेज पर हैं। तो APC के हवाले से इजलास हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के दरमियान, और ये फैसला किया गया है कि APC को बुलाया जाएगा ईद उल जुहा के बाद। देखिए, हमने पहले भी कहा, अब भी कहते हैं कि हमारे ऊपर 35 साल जुल्म और सितम के जो अंबार लगा दिए मुस्लिम लीग नून ने, लेकिन इसके बावजूद इस मुल्क और इस कौम के लिए, जमहूरियत को बचाने लिए हम शुरू से कहते हैं, अब भी कहते हैं कि जो अच्छा अमल होगा हम उसमें तमाम अपोजिशन पार्टियों के साथ खड़े होंगे। तो मेरे भाई, इस वक्त मुल्क इनसे चल नहीं रहा, हर तरफ अफरा तफरी है, लोग भूख अफलास के मारे सड़कों पे आ रहे हैं। तो इस मुल्क को बचाने के लिए अब ये वक्त आ चुका है, इस तमाम अपोजिशन जमातों को मिलकर वो फैसला करना होगा और इसमें इंशाअल्लाह ताला हम उनके साथ हैं। तो शेख साहब, आप क्या समझते हैं कि APC से आप -1 की तरफ जा सकते हैं? अब सियासी जमातें जब एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ। देखिए, मेरी बात सुने, हर दौर में, हर वक्त में, एक वक्त रहा जब लोगों ने कहा नवाज शरीफ माइनस, एक वक्त रहा जब लोगों ने कहा जी जरदारी माइनस, एक वक्त आ गया जब लोग कह रहे हैं कि इमरान खान माइनस। देखिए, ये एक नारे होते हैं माइनस करने के लिए बहुत मुश्किल, लेकिन ये कुर्बानियां भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी हैं। जब माइनस की बात आई तो रजा परवेज अशरफ को घर जाना पड़ा, जब उसकी बारी आई तो यूसुफ रजा गिलानी को घर जाना पड़ा। इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए। और देखेंगे कि क्या तरीके इंसाफ के पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरह बहुत बड़ा दिल है। अगर दिल हुआ तो जमहूरियत को और 4 चांद लगेंगे, अगर ना हुआ तो जमहूरियत का खात्मा होगा। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी तो अपना दौरे हुकूमत पूरा किया था। आप नहीं समझते कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरा टाइम दिया जाए, 5 साल इसको पूरे करने चाहिए जमहूरियत के लिए, तो जरूरी है। देखिए, मेरी बात सुने, मैंने पहले भी कहा, अब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हम जमहूरियत पसंद है, हम जमहूरियत को पसंद करते हैं, जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नस्बो लाइनी जमहूरियत है। लेकिन जब मुल्क ना चल रहा हो, जमहूरियत किस लिए होती है? अवाम की फलाह बहबूद के लिए होती है ना। जब मुल्क ही ना चल रहा हो, जब अवाम ही खुश ना हो, जब हर तरफ अफरा तफरी हो, भूख हो, अफलास हो, तो उसमें क्या, इस तरह की जमहूरियत को क्या करना है? तो किस लिए टाइम दें कि ये जो बकाया पाकिस्तान बचा है इसका भी ये सत्यानाश? आप खुद ही मुझे बताएं कि शेख साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे, आप एक लाइन में क्या सजेस्ट करते हैं? एक मिनट मुझे दें। जी। मुझे ये बताएं कि इनको इसलिए टाइम देना चाहिए कि जिस चीज को ये हाथ डालते हैं उसी का बहरान शुरू हो जाता है। गंदम का बहरान आया, चीनी का बहरान आया, पेट्रोल का बहरान आया, बेरोजगारी का इस वक्त इतना बड़ा इशू चल रहा है कि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में बिजली का बहुत बड़ा बहरान आया था। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में अगर आप तो याद कहते हैं कि मेरी बात सुने, अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में कहते हैं कि बिजली का बहरान आया था, तो आप मुझे ये बताएं उस वक्त गंदम मिल नहीं रही थी,
पूरे मुल्क में गंदम की शॉर्टेज थी जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आप वन लाइन क्या सजेस्ट करते हैं? आखिर सवाल आपसे। उस वक्त गंदम के बुरान को खत्म किया। जो अच्छी चीजें होती हैं वो भी कोट करनी चाहिए। तालिबान स्वाद में आके बैठे हुए थे, वहां से उनको निकाला, पूरे पाकिस्तान में अमन को कायम किया। ये चीजें भी तो आपको याद रखनी चाहिए ना। शेख साहब आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? वन लाइन। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि इस मुल्क को जमहूरियत की जरूरत है और जमहूरियत के लिए इंशाअल्लाह ताला सारी पार्टियों को मिलकर काम करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब को अपना वो वक्त याद रखना चाहिए। ये मैं आखिरी बात कह रहा हूं, जब वो कंटेनर पे खड़े होके कहते थे कि अगर ये इस मुल्क में महंगाई होती है तो वहां परेशान होती है, अगर आटा महंगा होता है तो वहां परेशान होती है, अगर चीनी महंगी होती है तो वहां परेशान होती है, आज पेट्रोल महंगा होता है तो वहां परेशान होती है, डॉलर महंगा होता है तो अरबों खरबों के लोगों को फायदे पर पहुंच जाते हैं। आज हम सारे सवाल प्राइम मिनिस्टर साहब से दोहराते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब, हम आपसे पूछते हैं कि आज तो आटा भी महंगा है, चीनी का बहरान भी है, पेट्रोल का बहरान भी है, डॉलर भी अपनी हदूद से कहीं ऊपर जा चुका है, तो कौन जिम्मेवार है? हमें बताएं कि इसकी जिम्मेवारी किसको दें? प्राइम मिनिस्टर को दें, उन कुफ्तों को दें, किसको इसकी जिम्मेदारी दें? हम आखिर में यही आपसे प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछते हैं। जी शेख मकबूल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शेख मकबूल साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना यह था कि जमहूरियत की ये ज़रूरत है, जमहूरियत की बका के लिए आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को बुलाना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर दूसरी जमातें भी एक पेज पर इकट्ठी हैं। और दूसरा उन्होंने जिक्र किया कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ बरसर इक़्तिदार हुकूमत है। वज़ीर आज़म इमरान खान वो दौर याद करें वो कंटेनर पर खड़े होकर कहा करते थे कि अगर महंगाई होती है, कोई आटा महंगा होता है, चीनी महंगी होती है, कोई चीज़ महंगाई होती है तो वो अवाम पर उसका असर पड़ता है। तो वो वक्त उनको याद करना चाहिए। तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद इसी तरह हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। इरशादे बारी ताला, ऐ लोगो अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें तख्लीक किया और उनको भी जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। जिस जात ने जमीन को तुम्हारे लिए बिछौना बनाया और आसमान को छत और आसमान से पानी उतारा और इसके जरिए तुम्हारे लिए फलों का रिज्क निकाला, तो तुम अल्लाह का किसी को शरीक न बनाओ और तुम जानते हो। Wash your hands with soap. Use a tissue for cough. Use hand sanitizer gel. Maintain social distancing. Stay apart. Avoid touching your face. Stay safe, stay healthy and stay home. वेलकम बैक नाजरीन, अपनी गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। तो पहले हमने बात की मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से बात की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से हमने गुफ्तगू की। तो इस वक्त हमें एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया है जिनका मकसद आवाम की फलाह बहबूद करना है, आवाम की आवाज़ को बुलंद करना है, और वो हस्ती हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन बराबरी पार्टी पाकिस्तान। पहले ये सिंगिंग के शोबे से वाबस्ता थे, लेकिन सिंगिंग के शोबे के साथ साथ आवाम की फलाह के लिए, आवाम की खिदमत के लिए पेश हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जवाद अहमद साहब ने। जवाद अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो
टाइम देने का। सबसे पहले हम बात करते हैं बराबरी पार्टी पाकिस्तान के हवाले से। बराबरी पार्टी पाकिस्तान के हवाले से आप हमें हमारे नाजरीन को बताइए। असल में पहली बात तो ये है कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि मैं बहसीयत जवाद अहमद जो हूँ, 2013 में मुझे तीनों पार्टीज ने ऑफर किया था पार्टी ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि उनको यूथ के नुमाइंदे चाहिए थे जिन्होंने कोई काम किए हो, सोशल वर्क किया हो, फिलैंथ्रोपी की हो, चैरिटी की हो कभी किसी जमाने में। तो मैं तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था और भी 2-4 और लोग थे। तो उस जमाने में यूथ का एक बड़ा बल्ज आया था, पता चला था कि जी मतलब बल्ज तो था लेकिन इंफॉर्मेशन पहली दफा आई थी कि इतनी यूथ है पाकिस्तान के अंदर, 60 से 65%, कुछ लोग इससे भी ज्यादा कहते थे कि 60 से 65% यूथ है पाकिस्तान में। तो उस वक्त मुझे इमरान खान ने कहा पार्टी में आने के लिए 2013 में। तो उन्होंने मुझे 2 दफा जो है वो मेरे दोस्त हैं जो वो भी बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के, उनके थ्रू कहा। तीसरी दफा उन्होंने मुझे खुद कहा लाहौर के जलसे में आने के लिए, तो इमरान खान ने। तो लेकिन मैंने पार्टी ज्वाइन नहीं की उनकी। उसके बाद एहसन इकबाल साहब जो हैं मुस्लिम नून के रहनुमा है, मेरे असल में मैं पढ़ा हूँ इंजीनियरिंग मिर्ची लाहौर से, यूटी लाहौर से। तो वहाँ से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री की थी। तो एहसन इकबाल जो है वो भी उसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। तो मेरे उनके साथ रिलैक्स लेके हम एलुमनाई के फंक्शन में भी इकट्ठे बैठते हैं और स्टेज पे बैठते हैं वीसी के साथ, वाइस चांसलर के साथ। तो उन्होंने भी फिर कहा कि आप वो मेरे घर तशरीफ लाए, उन्होंने कहा कि आप नून ज्वाइन करें। उसके बाद तीसरे जो है नजर गोंदल हैं जो कि पहले से पीपल्स पार्टी में, बाद में फिर तरीके साहब में चले गए 2018 में। 2013 में वो पीपल्स पार्टी में थे। तो उन्होंने भी उनके भाई थे जुल्फिकार गोंदल जो कि एमपी रहे हैं पंजाब से, उन्होंने मुझे पीपल्स पार्टी की टिकट के लिए कहा 2013 के इंतखाबात के लिए जी। मैं आपको ये सारा पस मंजर इसलिए बता रहा हूँ कि लोग मेरे बारे में एक बात तय कर लें कि मैं हूँ जो प्रोफेसर, मतलब मेरे वालिद साहब और मेरी वालदा साहबा पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे, मैं उनकी औलाद हूँ। और मैं शुरू से पॉलिटिक्स करना चाहता था, लेकिन मुझे पता था मैंने क्या पॉलिटिक्स करनी है। तो अगर इस तरह की कोई पार्टी होती जो कि आम लोगों के लिए खड़ी होती, जिसमें आम लोग ज्यादा बड़ी अक्सरियत में होते, जिसमें आम लोग ही तमाम इंतजाम संभाल रहे होते पार्टी के, जिसमें आम लोग ही इलेक्शन लड़ रहे होते, आम लोग आपस में मिल के और अवाम तक जाके अवाम को अपनी भरोसा अपना दिला के उनसे ही फंडिंग करवा के इलेक्शन लड़ रहे होते और फिर पार्लियामेंट में जाके कानून साजी कर रहे होते, ऐसी कोई पार्टी होती पाकिस्तान में तो मैं उसके अंदर डेफिनेटली जाता। लेकिन चूंकि ऐसी कोई पार्टी नहीं थी तो फिर मुझे आखिरकार 2018 में जब मैंने फैसला कर लिया कि मुझे सियासत में आना ही है, अब और इंतजार नहीं किया जा सकता, तो फिर मैंने अपनी पार्टी बनाई। और ये लोगों को ये भी बता दूं, ये बहुत जरूरी बात है बतानी कि पाकिस्तान के अंदर किसी आदमी ने आज तक 3 उन लोगों के सामने इलेक्शन नहीं लड़ा जिनसे उसको पता था कि वो हार जाएगा, लेकिन उसने पॉइंट प्रूव करने के लिए लड़ा। मैंने 2018 में जो इलेक्शन लड़ा था वो मैंने 3 लोगों के खिलाफ लड़ा था जी जी। इमरान खान के सामने NA 131 लाहौर में, शहबाज शरीफ के सामने NA 132 लाहौर में जी, और बिलावल भुट्टो सरदारी के सामने NA 246 कराची लियारी से जी। तो ये मैं आपको इसलिए सारी बातें बता रहा हूँ कि जो भी आपके लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं उनको ये ध्यान में होना चाहिए कि मैं एक नजरियाती आदमी हूँ। मैं बाएं बाजू की सियासत समझता हूँ पाकिस्तान में जरूरी है, जिस तरह लेबर पार्टी है इंग्लैंड में, जिस तरह डेमोक्रेट्स हैं अमेरिका में, ये इन दोनों मुल्कों की बड़ी बात करते हैं ना सारे, इमरान खान भी करते हैं बाकी, लेकिन पार्टी जो है वो बनाते हैं बुर्जुआ पार्टी बनाते हैं जागीरदारों, सरमायादारों, माफिया की, इलेक्टेबल्स की। तो मैं इस सियासत को मुस्तरद करता हूँ, इसलिए हमने बराबरी वाली पाकिस्तान बनाई है। इसके नाम जी जिवा साहब, बराबरी पार्टी का आपने जिक्र किया, बराबरी पार्टी के हवाले से आप बताइएगा कि बराबरी पार्टी, बराबरी के हकूक, आप अपनी पार्टी के हवाले से मंशूर के जो 3 मेन अहम पॉइंट्स हैं वो बताइएगा। देखिए 3 अहम पॉइंट्स तो कोई नहीं होते पार्टी के, हमारे तो हजारों अहम पॉइंट्स हैं जी। लेकिन सबसे पहली बात तो मैंने आपको बता दी है कि इम्पोर्टेंट बात ही सबसे पहले यही है कि आपकी सियासत के अंदर लोग इन्वॉल्व किसको कर रहे हैं। आप मिसाल के तौर पे आप किस तबके को अपनी पार्टी के अंदर लीडरशिप दे रहे हैं।
इस मुल्क के अंदर जो आम आदमी को समझाने की वाली बात है, आम औरत को, आम नौजवान को, वो ये है कि फर्ज करें पाकिस्तान में अगर 17 करोड़ से ज्यादा मेहनत कश हैं और तकरीबन 3.5 करोड़ के करीब लोअर मिडिल क्लास है और फिर 88 लाख के करीब जो है वो आपकी अपर मिडिल क्लास है और फिर 22 लाख के तकरीब जो 1% बनता है 22 करोड़ का, वो आपकी एलीट है, अशराफिया है। तो मुझे बताएं कि इस तनासुब से कितने लोग पार्लियामेंट में मौजूद हैं। और जरा सोचें एक सेकंड के लिए, सिर्फ आप सब लोग सोचें जो मुझे सुन रहे हैं कि अगर उस तनासुब से, जिस तनासुब से आबादी में उनका तबके के हवाले से वो रहते हैं इस मुल्क में, अगर उस तनासुब से उनको पार्लियामेंट में जगह दी जाए, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू देयर क्लास पोजीशन इन द सोसाइटी, तो उसके हवाले से जब उनको दी जाए तो वो क्या करेंगे जाके। मिसाल के तौर पे अगर आपके 95% लोग जो हैं वो 3.5 करोड़ के करीब जो है वो लोअर मिडिल क्लास और प्लस 17 करोड़ जो है वो ये मेहनत कश वर्किंग क्लास, अगर इनमें से 95% लोग पार्लियामेंट में चले जाएं, क्योंकि उनकी इतनी आबादी है तो उनमें से इतने लोग भी होने चाहिए, तो मुझे बताएं कि वो जाके क्या करेंगे पहला काम पार्लियामेंट में जाके। तो आपको मेरे सवालों का, आपके अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। वो सबसे पहले वहां जाके जागीरदारी निज़ाम खत्म करेंगे। दूसरे नंबर पे वो वहां जाके पाकिस्तान को इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए पाकिस्तान की रियासत को पैसे चाहिए। इस वक्त कोई इंडस्ट्रियलाइज नहीं कर सकता, कोई मई का लाल इस मुल्क के अंदर अगले 50 साल में भी इस प्रोग्राम के अंदर, चाहे वो इमरान खान लेके आए, चाहे वो नवाज शरीफ लेके आए, चाहे वो आसिफ ज़री लेके आए, ये जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक एजेंडा है, ये जो जिसको हम फ्री मार्केट इकोनॉमी कहते हैं, उसके अंदर ये कभी जिंदगी में आम आदमी को कुछ नहीं दे सकते अपनी पूरी जिंदगी में। ये अब छोड़े अगले 50 साल भी, इनकी अगली जनरेशन भी आज एक नहीं कह सकती। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जब रियासत को पैसे चाहिए तो वो किससे लेगी? रियासत को करना पड़ेगा, ये इंडस्ट्रियलाइज भी करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा, एजुकेशन और हेल्थ भी देनी पड़ेगी। वो उस वक्त देगी रियासत जब रियासत के पास पैसे होंगे। उल्टा ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं, रियासत के पास पैसे कैसे आएंगे? वो इन लोगों से लिए जाएंगे। ये जो पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत पैसा कमाया। हम तो कानूनी और गैर कानूनी की बात ही नहीं करते। ये तो इमरान खान का एक आप समझिए एक ट्रक के बत्ती के पीछे लगाने वाली बात है। हम कहते हैं कि कानूनी या गैर कानूनी दोनों तरीके से कमाई हुई जो दौलत है, रियासत पाकिस्तान को वो दौलत चाहिए ताकि इसके आम लोग जानवरों की तरह कीड़े मकोड़ों की तरह ना रहे, ताकि रियासत इन लोगों के लिए सड़कें, पुल, डैम, जो भी इस मुल्क में जरूरी है चीजें वो कर सके, एग्रीकल्चर को बेहतर कर सके, मॉडर्नाइज कर सके। उसके लिए पैसे इनसे वापस लिए जाएं। इनसे पैसे वापस लिए जाएंगे तो कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। अच्छा जवाब साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, मुझे आप ये बताइएगा कि नैब करप्शन के खिलाफ जो करप्शन करता है उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने है ख्वाजा बरादरान के हवाले से। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी में तफसीली फैसला जमानत के हवाले से जो जारी किया गया है उसमें नैब की गैर जानिबदारी पर बहुत से सवालात उठा दिए गए हैं और इसके साथ यूरोपीय कमीशन के हवाले से भी उन्होंने ऑलरेडी इसकी गैर जानिबदारी पर सवाल उठा दिए थे। पाकिस्तान का कोई अदारा गैर जानिबदार नहीं है, कोई भी अदारा, एक भी अदारा पाकिस्तान का गैर जानिबदार नहीं है। उसकी वजह है बड़ी सिंपल सी, क्योंकि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट टोटल है, सिविल भी, मिलिट्री भी, उसके अलावा भी जितने भी आपके अदारे हैं वो सारे के सारे एलिटिस्ट हैं। उनके अंदर आप देखें कि क्लास डिविजन हैं, उसके अंदर ऊपर के लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा अमीर हैं, वो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, बाकी लोग जो हैं वो ऐसे ही हैं। इसी तरह आपकी पूरे मुआशरे में फिर वो आपको नजर आता है। इन लोगों का जहाँ पे मफाद होता है वहां पर ये एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, जहाँ पे इनका मफाद नहीं होता वहां पर ये एक दूसरे को छोड़ देते हैं। ये इनकी आपस की शरारतें हैं जो ये आपस में करते हैं, अवाम के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो नैब भी बिल्कुल मैं नहीं समझता कि गैर जानिबदार अदारा है। नैब ने अभी तक चाहे ऑपोजिशन के साथ चाहे हुकूमत के साथ जो कुछ भी कर रहे हैं नैब, वो मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर पीछे कोई रैशनल है, लॉजिकल या रैशनल, वो मुझे नहीं लगता। जी बहुत शुक्रिया जवाद अहमद साहब, आपने हमें टाइम दिया। तो नाज़रीन ये थे जवाद अहमद, बराबरी पार्टी के पाकिस्तान के चेयरमैन, इनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे। इसी हवाले से हमने बराबरी पार्टी पाकिस्तान के हवाले से जाना। उनका कहना यह था कि बराबरी पार्टी के हवाले से कि ये जो पार्टी है ये अवाम की पार्टी है, अवाम की फलाह बहबूद के लिए हमारा मंशूर है। और दीगर नैब के हवाले से जब उनसे सवाल किया गया गैर जानिबदारी के हवाले से, कहना है कि कोई भी पाकिस्तान में इदारा गैर जानिबदार नहीं है, तो उनका ये कहना था। तो नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हमने बात की, गुफ्तगू की
नैब के हवाले से, नैब के सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला जारी किया गया था ख्वाजा बरादरान के हवाले से, उसमें नैब के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र भी किया गया है, नैब की गैर जानिबदारी का भी जिक्र किया गया है। और इसके अलावा यूरोपीय कमीशन ने भी ये कहा था कि नैब गैर जानिबदारी का मुज़ाहरा कर रहा है। इस पर सवालात उठा दिए गए थे। आज के प्रोग्राम में हमने बात की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के तारिक गिल साहब ने हमें ज्वाइन किया था और शेख मकबूल साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, इन्होंने हमें ज्वाइन किया था। तो इसके बाद हमने जवाद अहमद साहब हमारे साथ है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने ये तफसीली गुफ्तगू की। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिएगा, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा और देखते रहिए ऑन रिकॉर्ड।